इफ वेक्टर p प्लस क्यू इज इक्वल टू r, दो वेक्टर है p प्लस क्यू, दो फोर्स है p प्लस क्यू, उसकी रिजल्टेंट r है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस, ये मैग्नीट्यूड जो है इनका p प्लस क्यू, इनकी मैग्नीट्यूड का जो सम है वो इक्वल है रिजल्टेंट r के बराबर, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर p एंड q, उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या रहा होगा। तो आप यहाँ सिंपल से देख सकते हो कि रिजल्टेंट जो है इन दोनों मैग्नीट्यूड के सम का बराबर है, तो यानी यहाँ पे एंगल कितना होगा 0 डिग्री, एंगल कितना होगा 0 डिग्री, सो द एंगल इज हियर, द एंगल इज 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। बट अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो कि ये 0 डिग्री कैसे आया, तो आपको कुछ नहीं, रिजल्टेंट की इक्वेशन लिखनी है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा, ओके। और मुझे ये थीटा ही फाइंड करनी है, हमें इस थीटा को कैलकुलेट करना है, बट कंडीशंस जो गिवन है वो r इज इक्वल टू कितना है p प्लस क्यू, तो r की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे p प्लस क्यू, तो r की जगह पे पुट कर दिया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, r की जगह पर क्या पुट कर दिया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जब आप ब्रेक करोगे तो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हुआ ये इसके साथ कैंसिल, जो यहाँ पे बचेगा वो कितना 2pq इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएंगे इसके p स्क्वायर क्यू स्क्वायर से, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2pq कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा, और दीज वैल्यूज कैंसिल हो गए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1, और cos थीटा इज इक्वल टू 1 है तो एंगल कितना हो जाएगा 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, ओके। अगला सवाल, दो वेक्टर है p प्लस क्यू इज इक्वल टू r, दोनों का सम r के बराबर है, एंड हियर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो रिजल्टेंट के स्क्वायर के बराबर है। इसके पहले वाले में दोनों का सम रिजल्टेंट के बराबर था, इस वाले क्वेश्चन में स्क्वायर का सम जो है वो रिजल्टेंट के बराबर है, तो इसमें एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा वो हमें देखना है। तो आप यहाँ देख रहे हो पाइथागोरस थ्योरम आपका रिलेट कर रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ कह सकते हो डायरेक्टली कि एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 90 डिग्री कैलकुलेट करने का सिंपल सा वही तरीका है, फिर r इज इक्वल टू आप लिखेंगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, तो r इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, 2pq, और r स्क्वायर की जगह पे मैं पुट कर दूं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा, ये p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, ये q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस थीटा, ये वैल्यू इधर आगे माइनस आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे 0, अगर ये 0 हो गए तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, और कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ इक्वेशन से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे, और एक तरीका क्या है इसको कैलकुलेट करने का, आप डायग्राम से इसको सेटिस्फाई करा दें, ठीक है। इसके जो डायग्राम है ना उस डायग्राम से आप इसको सेटिस्फाई करा दें। डायग्राम से कैसे सेटिस्फाई कराया जा सकता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू r है, और p स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू r स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा वेक्टर p है वो ये रहा, जो वेक्टर q है वो ये रहा, यानी ये p ये q, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है ये रिजल्टेंट हो जाएगा r, और अगर ऐसा है तो ये एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ज्योमेट्री से भी आप इसको देख सकते हो कि आपका आंसर क्या आने वाला है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेस का सम बराबर है दो फोर्सेस के डिफरेंस के, तो फिर इनके बीच में एंगल कितना होगा। काफी अच्छा सवाल है ये, इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, दो फोर्सेस का सम, उनका सम उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो फिर उन दोनों फोर्सेस के बीच में इंडिविजुअली उनके बीच में एंगल क्या रही होगी, ये आपको कैलकुलेट करके जाना है। तो बेसिकली आप करोगे क्या यहाँ पे कि रिजल्टेंट इनका और रिजल्टेंट इनका, दोनों रिजल्टेंट को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इट मींस जो रिजल्टेंट है p प्लस क्यू का वो बराबर हो जाएगा किसके रिजल्टेंट के, p माइनस क्यू के रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा, और दोनों को इक्वेट कर देंगे।
तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रिजल्टेंट ये P प्लस क्यू का, जब P प्लस क्यू का रिजल्टेंट आप लिखोगे, P प्लस क्यू का रिजल्टेंट, तो ये कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये आ जाएंगे कॉस थीटा रिजल्टेंट किसमें, P प्लस क्यू में, ठीक है, P प्लस क्यू में। और P माइनस क्यू का जब रिजल्टेंट आप लिखोगे तो उसके लिए P माइनस क्यू के रिजल्टेंट के लिए R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस, और यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी कॉस 180 माइनस थीटा, बिकॉज माइनस नेगेटिव साइन क्या होता है, डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स कर देता है। आप इसको डायरेक्शन से देख सकते हैं, जैसे डायरेक्शन से अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ठीक है, P प्लस क्यू, तो जैसे देखना, ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट है और इस पर कोई फोर्स इधर लग रहा है P, और मैंने इधर कोई फोर्स ले लिया Q, इधर कोई फोर्स ले लिया Q, ठीक है। तो अगर आप रिजल्टेंट यहां कैलकुलेट करना चाहते हैं इन दोनों के सम का, तो इन दोनों के सम का रिजल्टेंट आप यही लिखोगे कि फोर्स P और फोर्स Q का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, ये लिखोगे आप फोर्स P प्लस 4Q का। लेकिन अगर आप इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं माइनस साइन के साथ में, यानी फोर्स P और यहां पे माइनस Q, ये अगर आप लिखना चाहते हो माइनस Q, ध्यान देना यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे नेगेटिव कर दिया, माइनस कर दिया। तो जैसे ही आप ये माइनस करते हैं तो इसके लिए जो डायग्राम बनेगा, इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले केस के लिए तो डायग्राम ये रहा, बट सेकेंड वाले केस के लिए जब आप डायग्राम बनाओगे इसके लिए, तो इसके लिए डायग्राम क्या बन जाएगा कि पॉइंट आपका ये है और P वैल्यू वही रह गई, P की डायरेक्शन वही हो गई, मैग्नीट्यूड उसका वही रह गया P का, बट Q के पहले आपने क्या लगा दिया, माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन को क्या कर दिया जाए, रिवर्स। तो ये डायरेक्शन रिवर्स हो गया, जो ऊपर की तरफ Q आपका फोर्स लग रहा था उसके डायरेक्शन को क्या कर दूं मैं, रिवर्स कर दूं, नीचे की तरफ कर दूं। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन रिवर्स, ये आपका हो गया डायरेक्शन रिवर्स। अब इन दोनों ही केसेस में जब आप रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जब आप रिजल्टेंट, तो इस वाले केस में जो रिजल्टेंट आप कैलकुलेट करके लाओगे वो रिजल्टेंट भी कितना आएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बिकॉज रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल पर कितना आता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और इस वाले केस में भी जो आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे यहां पे, इस वाली केस में रिजल्टेंट, तो इस रिजल्टेंट का वैल्यू भी आप क्या लिखोगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। वाई, क्योंकि यहां भी ये दोनों एंगल कितने पे हैं, 90 डिग्री के एंगल पर है। डिफरेंस क्या यहां पे हुआ, तो यहां पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया फ्रेंड्स, वो आप देखना, डिफरेंस ये था कि हमारा Q था पहले, ये हमारा Q क्या था पहले, ये Q था, बट उसमें जैसे ही हमने माइनस टर्म लगाया, हमने क्या लगा दिया, माइनस टर्म, तो माइनस साइन की वजह से डायरेक्शन को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। तो रिवर्स कर दिया गया तो ये नीचे आ गया, लेकिन रिवर्स होने के बाद भी P पर तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, यहां पे 90 डिग्री एंगल ही होगा, तो यहां पे भी 90 डिग्री एंगल है आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन, और बिफोर रिवर्स करने के पहले भी इनके बीच का एंगल कितना था, यहां पे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर यहां जो भी रिजल्टेंट आएगी और 90 डिग्री पर यहां जो रिजल्टेंट आएगी, ये दोनों रिजल्टेंट ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, ये दोनों रिजल्टेंट ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। और इक्वल है तो यानी थीटा कितने होने चाहिए, P और Q के बीच का, 90 डिग्री। क्लियर है क्या, तो यहां पे एंगल कितना आएगा, थीटा 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 अनइक्वल फोर्स बी इक्वल टू 0? क्या 3 अनइक्वल फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो सकता है? गेस करना, आप सोचना जरा, क्या 3 अनइक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो सकता है? मे बी सर, बिल्कुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा कब नहीं होगा, ये कंडीशन जरा समझते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो रिजल्टेंट आप कैलकुलेट करते हो किसी वेक्टर का P प्लस क्यू का, जो हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, ये दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आप कैलकुलेट करते हो, इस रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है आर मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, P प्लस क्यू, और इस रिजल्टेंट की जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम, वो कितनी होती है, P माइनस क्यू। रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, P माइनस क्यू, यानी जो R का रेंज है वो इन्हीं के बीच में लाई करता है, जो R का रेंज है वो इनके बीच में लाई करेगा। मैक्सिमम वैल्यू ये आ गए और मिनिमम वैल्यू ये आ गई, इन्हीं के बीच में जो आपकी रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू लाई करेगी। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अगर इनके बीच में ये लाई कर रही है तो हमारा 3 फोर्सेस अब मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है, ये कोई बॉडी हो गया, यहां पे 3 फोर्सेस मैंने लगा दिया, एक फोर्सेस ये रह गया P और दूसरा फोर्सेस इधर मैंने कोई लगा दिया Q।
ठीक है, ये Q, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा, और रिजल्टेंट जब भी आप कैलकुलेट करेंगे वो दो फोर्स के बीच से ही पास करता है। रिजल्टेंट ऑलवेज पासिंग फ्रॉम दैट फोर्सेस, बिटवीन दैट फोर्सेस, उन दोनों फोर्स के बीच से पास करता है। तो रिजल्टेंट जो आप यहां पे कैलकुलेट करोगे, उस रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये आपका हो गया, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो गया इन दोनों की वजह से। तो ये जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आएगी, ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, ये वैल्यू कितना होगा, तो ये वैल्यू लाई करेगा किसके किसके बीच, P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के बीच, क्योंकि दो फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो इन्हीं के बीच में लाई करेगा, मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू ये। तो ये लाई करेगा R मिनिमम टू R मैक्स, R मिनिमम टू R मैक्स, इनके बीच में ये लाई करेगा, R मिनिमम से लेकर के R मैक्सिमम के बीच में। मिनिमम कितना, P माइनस क्यू, मैक्सिमम कितना, P प्लस क्यू। अब अगर तीसरा कोई थर्ड फोर्स हमने, ध्यान दीजिएगा, अगर तीसरा फोर्स, थर्ड फोर्स जो आपका है वो एग्जैक्टली इस R के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और उसकी डायरेक्शन जस्ट रिवर्स कर जाए इसके, यानी जो थर्ड फोर्स है, थर्ड फोर्स यहां पे मैंने लिख दिया थर्ड फोर्स, ये जो थर्ड फोर्स है, इस थर्ड फोर्स की मैग्नीट्यूड अगर इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए और डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाए, तो इस केस में फिर आप इन दोनों के बदले तो आपने कैलकुलेट कर दिया, ये इसके और इसके बदले में आपने ये वाला रिजल्टेंट कैलकुलेट कर दिया। अब इसकी काम खत्म, इसकी काम खत्म, ये फिनिश हो गए, ये तो है ही नहीं पिक्चर में। पिक्चर में अब क्या है, एक ऊपर का रिजल्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू या तो इन दोनों के मिनिमम के बराबर होगी या मैक्सिमम की, या उनके बीच में लाई करेगा। अब ये थर्ड फोर्स का वैल्यू अगर इनके मिनिमम के बराबर या मैक्सिमम के बराबर या इनके बीच का कोई भी वैल्यू एक यहां पे मैं ले लूं और इस रिजल्टेंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, यानी एग्जैक्टली इसका मैग्नीट्यूड और इसका एक मैग्नीट्यूड बराबर हो, थर्ड फोर्स इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाए मैग्नीट्यूड ऑफ R, R के मैग्नीट्यूड के बराबर अगर हो जाए और डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, ये 180 डिग्री कर दिया, और 180 डिग्री पर आपको पता है रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, माइनस करते हो। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से आंसर क्या आ जाएगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो फाइनली तीन फोर्सेस का, तीन अनइक्वल फोर्स, ये और ये अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के हैं, ये P, Q और थर्ड फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड मैंने इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर बोल रहा हूं, मैं इसके बराबर नहीं कह रहा हूं, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, इस थर्ड फोर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, लेकिन इनका तो आपस में डिफरेंट मैग्नीट्यूड है ना। तो ये तीन अलग अलग अनइक्वल फोर्सेस हैं, लेकिन इनका नेट रिजल्टेंट 0 हो सकता है, बट कंडीशन क्या होना चाहिए कि किसी दो का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर हो जाए और बिल्कुल एंटी पैरेलल यानी 180 डिग्री एंगल बनाने चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे में क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 अनइक्वल फोर्सेस बी इक्वल टू 0, तो आप क्या कह सकते हो, यस, मे बी, मे नॉट बी। कंडीशन क्या होगा 0 होने के लिए, कि किसी दो की रिजल्टेंट तीसरे के बराबर हो जाए और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, तो ऐसे केस में 0 होगा। अगर ये केस एग्जिस्ट नहीं करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फिर ये कभी भी 0 नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 फोर्सेस 4 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, कैन देयर रिजल्टेंट बी इक्वल टू 0? क्या इनकी वैल्यू 0 हो सकती है? इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल है और इसको हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि आपने 3 फोर्सेस यहां पे कंसिडर कर दिया है ना, 3 फोर्सेस कंसिडर किया है, 4, 5 एंड 10। जरा आप चीज बताना मेरे को, 4 प्लस 5 ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा 9 और 5 माइनस 4 ये वैल्यू कितना आ गया, 1। ये वैल्यू कितना आ गया, 1। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है इन दोनों फोर्सेस का, ये वैल्यू आएगा 9 और जो मिनिमम वैल्यू है इन दोनों फोर्सेस का, ये वैल्यू आएगा 1। तो इनके बीच में 10 तो कहीं आया नहीं, 10 नॉट लाई, इनके बीच में 10 तो कहीं आएगा ही नहीं। तो अगर 10 आएगा नहीं तो इन दोनों का रिजल्टेंट कभी इसके बराबर होगा क्या? इज इट पॉसिबल? कभी ये बराबर होगा? नहीं, कभी भी ये बराबर नहीं होगा। और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो इनकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो आंसर क्या दे देंगे, नो। ओके, इसमें आंसर क्या दे देंगे, नो। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, नो, कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, देयर आर 3 फोर्सेस 4, 6 एंड 8, कैन द रिजल्टेंट बी इक्वल टू 0? क्या इनकी वैल्यू 0 हो सकती है? अगेन आप उसी तरीके से चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर लेंगे?
अगेन उसी तरीके से चेक कर सकते हैं, 4, 6 एंड 8 है, तो 6 और 4 का डाटा लेते हैं। 6 प्लस 4 कितना, 10, और 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2, और 2 और 8 के बीच में 8 लाइज कर जाएगा, 8 लाइज इन बिटवीन 2 एंड 8, 2 एंड 10, इन बिटवीन 2 एंड 10, 2 और 10 के बीच में 8 लाई करता है, तो इसकी आंसर 0 हो सकती है, बिल्कुल ये 0 हो सकता है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो इनका वैल्यू 0 हो सकता है। मे बी इट पॉसिबल कि इनकी रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं दोनों के बारे में देख सकते हो, आप किसी भी दो रिजल्टेंट का आंसर देख सकते हो। जैसे आप 8 और 6 का देख ले, तो 8 और 6, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14, और 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 से 14 के बीच में जो तीसरा वाला फोर्स है वो 4 ये लाई कर गया, एग्जिस्ट कर गया। तो यहां भी हम कह सकते हैं कि सर इन दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ये तीसरा फोर्स आ जा रहा है, तो तीसरा फोर्स का रिजल्टेंट इनके रिजल्टेंट के बराबर हो सकता है, और अगर ये हो जाएगा तो ये 0 देगा। बट अगर ये लाई ही नहीं करेगा, उनके बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये कभी 0 नहीं देगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल फोर्स इक्वल टू 0? क्या दो अनइक्वल फोर्सेस का वैल्यू 0 हो सकता है? रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल फोर्सेस इक्वल टू 0, ये अनइक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो सकता है क्या? तो ये सर कभी भी 0 नहीं होगा, बिकॉज दो ही फोर्स है, और मान लो कि एक फोर्स हमने P इधर लगा दिया, दूसरा फोर्स Q हमने इधर लगा दिया, और यहां लिख रहा हूं कि P नॉट इक्वल टू Q, कि P और Q दोनों बराबर नहीं है। तो अगर P और Q दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, और जो एक बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, नेट रिजल्टेंट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो रिजल्टेंट जो आपका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, P माइनस Q। अगर P बड़ा हुआ तो लेट्स सपोज मैंने यहां पे लिख दिया कि P ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर देन Q, और अगर Q बड़ा हुआ तो Q माइनस P, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नो, कि कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। तो आप इन क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा सा सोचने का क्षमता आप अपना बढ़ा सकते हो, कैसे फटाफट पिक्चर्स में देख करके हम डिसाइड करेंगे कि ये वैल्यू 0 होगा नहीं होगा, बॉडी स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम में होगा नहीं होगा। ये चीजें देखने में आपको ये हेल्पफुल करेंगी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, कैन अ ईस्टवर्ड डायरेक्टेड फोर्स बी बैलेंस्ड बाय अ नॉर्थवर्ड डायरेक्टेड फोर्स? अब मैं यहां पे आपको थोड़ा सा फोर्स के रिप्रेजेंटेशन के डायरेक्शंस के बारे में बता दूं कि फोर्स का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट ये जो नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके रेस्पेक्ट में कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं उसकी जरा बात कर ले। ठीक है, इसकी जरा बात कर ले। तो देखो, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे आपको पता है कि ऑन द पेपर हम लोग ये ईस्ट दिखाते हैं, ये वेस्ट, और ये आपका हो गया नॉर्थ, और ये आपका हो गया साउथ। ठीक है, ऑन द पेपर आप ये चीजें दिखाते हो। अब आगे चलते हैं। अगर कोई फोर्स, ठीक है, अगर कोई फोर्स एग्जैक्टली ईस्ट एक्सिस पर है, या ईस्ट वाले एक्सिस पर, ये ईस्ट की तरफ है, डायरेक्टेड अलोंग द ईस्ट, तो इसको लिखा जाएगा फोर्स P मान लिया मैंने, तो इसको मैं लिखूंगा फोर्स P जो है P डायरेक्टेड, इसको क्या लिखूंगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, जो फोर्स P है वो डायरेक्टेड किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट, या अलोंग ईस्ट का आप कह सकते हो, अलोंग ईस्ट। तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द फोर्स, है ना, फोर्स को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपका फोर्स इस क्वाड्रेंट में ना आकर के, यहां ना आकर के, ये एक्सिस पे ना करके किसी क्वाड्रेंट में लाई कर दिया। जैसे मान लीजिए इस वाले क्वाड्रेंट में आपका फोर्स लाई कर गया, हमारा फोर्स P यहां पे लाई कर गया, तो इसके लिए कैसे आप दिखाओगे? तो जब ये यहां पे ये लाई करेगा तो एंगल की फॉर्मेशन भी होगी, एंगल कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, और ये नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। आपका जो फोर्स डायरेक्टेड है वो फोर्स है यहाँ पे P, ये आपका फोर्स है। इस फोर्स का एंगल आपने दिया यहां से, ठीक है, इस फोर्स का एंगल आपने दिया ये,
ये एंगल मान लो थीटा, इस थीटा की वैल्यू मान लो मैंने कह दिया 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो अगर ये वाली वैल्यू 30 डिग्री है तो इधर से एंगल कितना हो जाएगा नॉर्थ साइड से, ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री, नॉर्थ साइड से एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम बात करते हैं यहां पे कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको डायरेक्शन वे में कैसे आप लिखते हैं। तो डायरेक्शन वे में इसके लिखने के लिए तरीका क्या है कि आप लिखोगे कि फोर्स P डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ध्यान देना ये तरीका है लिखने का, फोर्स P डायरेक्टेड टुवर्ड्स मैं ऐसे लिख दूंगा, कैसे लिखते हैं देखते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये लिखा जाएगा, या और क्या लिख सकते हैं आप इसको, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ध्यान दीजिएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब बात आती है एंगल की, एंगल कहां पे लिखते हैं, तो देखना ये एंगल ईस्ट से कितना बनाया है 30 डिग्री, ईस्ट से एंगल कितना बना रखा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को आप यहां पे दिखाओगे तो देखिएगा जब भी एंगल को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो एंगल के बगल में जो भी डायमेंशंस होती है उस डायमेंशन से एंगल का मेजरमेंट नहीं दिखाते हैं, ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो हम रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे, तो अगर यहां आपने लिख दिया 30 डिग्री, यहां पे 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा P डायरेक्टेड टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो 30 के बगल में क्या आया नॉर्थ, यानी नॉर्थ से इसकी मेजरमेंट नहीं है, जो 30 से दूर वाला डायरेक्शन है यहां से इसकी मेजरमेंट, यानी ईस्ट से इसकी मेजरमेंट कितनी हो गई 30 डिग्री, ऐसे इसको लिखते हैं। क्लियर है, बात समझ आ रही है क्या आपको, ईस्ट से ये कितना है 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 इधर ना लिख करके मुझे इधर लिखना होता तो मैं यहां 30 नहीं लिखता, क्योंकि अगर यहां 30 लिखोगे तो ये 30 डिग्री एंगल ईस्ट से नहीं होता, अगर ये साइड आप एंगल लिखते तो ये साइड 30 डिग्री है पास में इसके, तो 30 डिग्री ईस्ट से नहीं है, ये 30 डिग्री कहां से होना चाहिए था नॉर्थ से, और नॉर्थ से ये पिक्चर कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो इसको आप और करके लिख सकते थे क्या यहां पे कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट 60 डिग्री, नॉर्थ ऑफ ईस्ट 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है, यानी अगर इसको आपको लिखना है ठीक है तो और आपके कितने तरीके हो सकते हैं लिखने के लिए, मैं सारा यहां पे लिख दे रहा हूं। ईस्ट है, आप क्या क्या लिख सकते हो यहां पे, पहला हमने लिख दिया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये लिख दिया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और क्या लिख सकते हैं आप इसको, और आप लिख सकते हैं इसको 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला में डिफरेंस 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, 30 डिग्री के बगल में क्या है नॉर्थ, यानी नॉर्थ से इसकी मेजरमेंट नहीं ली गई है, 30 डिग्री कहां से बना रहा है ईस्ट से बना रहा है, ये तरीका है लिखने का ईस्ट से 30 डिग्री। और अगर 60 डिग्री हमने लिख दिया तो इसको रिवर्स कर दिया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कर, नॉर्थ को दूर कर दिया, क्योंकि नॉर्थ से इसका वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। और क्या तरीका है इसको लिखने का, आप ऐसे लिख सकते थे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब यहां मुझे एंगल दिखाना है तो यहां पे एंगल कितना दिखा दूंगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 के बगल में क्या आना चाहिए ईस्ट, क्योंकि ईस्ट से नहीं है वो मेजरमेंट, नॉर्थ से है, तो नॉर्थ से दिखाना है, तो जो नहीं है वो बगल में लिख दिया। और इसको हम क्या लिख सकते थे, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री। ये सारा ये जो चार तरीकों से हमने लिखा है, इन चारों का मतलब यही होता है कि फोर्स आपका यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है। इन सब में एक ही चीज कॉमन है, क्या कॉमन है कि जब भी आप फोर्स का रिप्रेजेंटेशन साइन दिखाओगे तो उस रिप्रेजेंटेशन में नॉर्थ ऑफ ईस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 40 डिग्री 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, तो 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ कहा, 40 डिग्री के बगल में क्या लगा है वेस्ट, यानी वेस्ट से वो एंगल नहीं है, वो एंगल कहां से साउथ से है, साउथ से 40 डिग्री एंगल बना रहा है, और वेस्ट से कितना बन जाएगा, तो 90 से माइनस कर देंगे 40, यानी 50 डिग्री का एंगल आ जाएगा। क्लियर है, तो ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, तो ये दूसरा तरीका हो गया। और क्या तरीके होते हैं उसकी बात करते हैं, और क्या तरीके हो सकते हैं, और क्या तरीके होते हैं, जैसे मान लो कि आपका ये पॉइंट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ, और इधर वेस्ट, ये साउथ हो गए। और क्या तरीका हो सकता है,
अगर आपका फोर्स, लेट सपोज हमारा जो फोर्स है P वो इक्वल एंगल बना रहा हो 45 डिग्री का, इधर से भी 45 डिग्री इन्होंने बना लिया, इधर से भी 45 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री एंगल होने हैं, एक साइड से अगर 45 है दूसरे साइड से ऑटोमेटिक 45 हो ही जाएगा। तो अगर ऐसा है तो इसमें अब एंगल रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने का, आप इसको सीधा लिख सकते हो P डायरेक्टेड नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, क्या लिख सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ, इस तरीके से देकर के ईस्ट नॉर्थ, एक बीच में ऐसे डैश लगाते हैं और इसको लिख देते हैं। इसका मीनिंग ये होता है अगर एंगल नहीं गिवन है, केवल ऐसे लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों से इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल मेजरमेंट कर रहा है, दोनों ही एक्सिस से, दोनों ही आपका जो रेफरेंस फ्रेम है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे नॉर्थ ईस्ट, कोई जरूरी नहीं है कि ईस्ट नॉर्थ ही लिखा जाए, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट अगर आपका यहां पे फोर्स लिखा गया है नॉर्थ वर्ड डायरेक्टेड, ईस्टवर्ड डायरेक्टेड, यानी एक ईस्टवर्ड है और दूसरा कैसा है, नॉर्थवर्ड है। ठीक है, एक ईस्टवर्ड है और दूसरा कैसा है, नॉर्थ, यानी एक कंप्लीटली ईस्ट डायरेक्शन में है और दूसरा कंप्लीटली नॉर्थ डायरेक्शन में है, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, तो अब इस बेसिस पर इसका वैल्यू देखते हैं कि क्या हो सकता है, इस बेसिस पर इसका वैल्यू देखते हैं क्या हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम ये इनका जो फोर्स है एक ईस्टवर्ड डायरेक्टेड है, तो हमने यहां पे दिखा दिया एक ईस्ट साइड में फोर्स है, ये ईस्टवर्ड हो गया, ईस्ट, और दूसरा नॉर्थवर्ड है, यानी इधर आ क्या हो गया, नॉर्थ। और इन्होंने पूछा कि क्या इनका फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, क्या ये बैलेंस करेगा? बिल्कुल नहीं, कभी भी ये बैलेंस नहीं कर सकते हैं। बैलेंस कब होते? जब यहां नॉर्थ ना होकर के ये कैसा होता, वेस्टवर्ड होता, या ये ईस्ट ना होकर के कैसा होता, साउथ होता। क्योंकि बैलेंस तभी कर पाएगा जब इनका वैल्यू इक्वल हो, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो, 180 डिग्री एंगल होने चाहिए, क्योंकि 180 डिग्री एंगल पे ही रिजल्टेंट जो आपका होता है वो P माइनस Q की वैल्यू आती है। लेकिन इस वाले केस में जो रिजल्टेंट होगा वो तो अंडर रूट हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि एंगल कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन बी इक्वल टू, ये 10 और 6 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर हो सकता है? तो आप जरा देखना, 10 न्यूटन, हमारे पास दो फोर्स हैं, कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक है 10 और दूसरा है 6। तो एक बार इनको प्लस कर दिया, दूसरी बार इनको माइनस कर दिया, प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 16 आएगी, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो लाई करेगा किसके किसके बीच, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो लाई करेगा 4 to 16। तो क्या 4 to 16 के बीच में 3 आता है? नहीं आता है, तो ये वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नो। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्या 4 न्यूटन इनके बीच में आ रहा है? यस, 4 की वैल्यू आ रही है, तो ये आंसर हो जाएगा यस। 8 न्यूटन इनके बीच में आता है, यस, ये आ जाएगा यस। 16 न्यूटन इनके बीच में आता है, यस, 16 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर यस। क्या 18 आ रहा है? नो, 18 नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो आप ऐसे देख सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कहां से कहां तक के बीच में लाई करता है। आई होप इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपके माइंड में ये जो फोर्स की रिजल्टेंट कैलकुलेशन का मेथड है ये काफी सेट कर गया होगा। अब हम लोग इसके बेसिस पर थोड़े बड़े क्वेश्चंस देखते हैं जो सेमेस्टर्स वगैरह में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, द मैक्सिमम एंड मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर रेस्पेक्टिवली 16 एंड 14। जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उनका वैल्यू कितना है, 16 एंड 4। देन द कैलकुलेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। तो यहां पे आपको दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू इसको ने कितना दे रखा है, 16, आर मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्स कितना दे रखा है इन्होंने, 16, और मिनिमम आर मिनिमम कितना इन्होंने दे रखा है, 4। और ये पूछ रहे हैं कि इंडिविजुअल फोर्सेस इनका कितना होगा, इंडिविजुअल फोर्सेस कितना होगा। तो इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू आता है ये एट 0 डिग्री एंगल पे आता है, और ये जो मिनिमम आता है वो कितने डिग्री एंगल पर, एट 180 डिग्री एंगल पे आता है। तो 0 डिग्री पे जो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है, यानी ये जो आर मैक्स इन्होंने लिख रखा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी P प्लस Q, दोनों का सम। और ये जो 180 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू इन्होंने जो लिख रखा है, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा कितना, P माइनस Q। तो आर मैक्स की वैल्यू है 16, यानी 16 इज इक्वल टू P प्लस Q।
16 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, और मिनिमम वैल्यू कितना रखा है 4 इन्होंने, तो 4 इज इक्वल टू कितना p माइनस क्यू, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व कर लेंगे इजिली, दोनों कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहां से p और q की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो आप सॉल्व कर लेंगे इनको कि p की वैल्यू कितनी आती है, q की वैल्यू कितनी आती है, यहां से ये सॉल्व होकर के आ जाएंगे। गॉट इट। यहां पे क्वेश्चन में था क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देखना क्या है, उन्होंने एक्चुअली किया क्या है कि दो अलग अलग कंडीशंस के द्वारा दोनों अननोन को पूछने की कोशिश की है। अब अगर कंडीशन दो नहीं दिया होता, आप सोचो जरा, अगर यहां पे केवल मैक्सिमम वैल्यू दिया जाता कि दो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 16 आया, बताओ उनकी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है, यानी P प्लस क्यू का मैक्सिमम वैल्यू 14 है, तो P और Q का वैल्यू कितना होगा, ये अगर आपसे सवाल किया गया होता तो क्या आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे? बिल्कुल नहीं होता सर। रीजन क्या है? क्योंकि वेरिएबल दो हैं, अननोन्स कितने हैं, दो अननोन्स हैं, और इक्वेशन कितना बना, एक ही, तो एक इक्वेशन से दो अननोन का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो आप। लेकिन अगर दो इक्वेशन मिल जाए और दो अननोन है तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल बन जाएगा। तो इसीलिए यहां पे दो इक्वेशंस दी गई है, और इसी दोनों इक्वेशन को इन्होंने एक मैक्सिमम से रिप्रेजेंट किया है और दूसरा मिनिमम से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट वुड बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इफ टू फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये जो अभी प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया, इसमें अगर ये दोनों फोर्सेस 90 डिग्री एंगल पर होते तो इनका रिजल्टेंट क्या आया होता। तो आपने कैलकुलेशन तो कर ही लिया कि P कितना है, तो P यहां और Q यहां, अगर इन दोनों का 90 डिग्री है ना, इन द अबव व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम इफ द टू फोर्सेस एक्ट्स एट राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल पे तो रिजल्टेंट क्या, तो यहां पे रिजल्टेंट क्या कर देंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और P और Q का वैल्यू वहां से कैलकुलेट करके पुटअप कर देंगे। P और Q जो भी कैलकुलेट आपने किया है ना, P और Q, P प्लस Q इक्वल टू 16 और P माइनस Q इक्वल टू 4। यहां से P और Q ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे, P और Q ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे। तो इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करके और ये रिजल्टेंट आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो।